नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और टाइम्स नाउ नवभारत पर शुरू हो गया है लाइव वोटिंग का इकलौता शो देश का मूड मीटर। तो अपने मोबाइल से सामने दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करिए। स्कैन करते ही आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी, उसे फटाफट भर दीजिए और लाइव जवाब सबमिट कर दीजिए। और हां, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर को देते हैं इनाम। कभी गाली तो कभी धमकी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या कांग्रेस के पास अब यही 2 हथियार बच गए हैं? हर चुनाव में कांग्रेस का कोई नेता खड़ा होता है और मोदी को या तो धमका जाता है या कोई अपशब्द कह जाता है, और हर बार उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। चुनाव दर चुनाव यही होता रहा, लेकिन लगता है कांग्रेसी नेताओं को न सुधरने की कसम खा ली। नया मामला छत्तीसगढ़ के नेता कवासी लखमा का है। लखमा 5 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। वे कह रहे हैं कि कवासी लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। जरा सुनिए एक बार। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में मोदी के लिए अब शब्द की होड़ लगी है। कौन कितनी बार और कितनी बड़ी गाली देगा, लोग इसकी होड़ में लगे हुए। राहुल हो या खड़गे, मणिशंकर अय्यर हो या चरणदास, सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी के पास क्या चुनाव आते ही इस तरीके से गाली या धमकी देने की एक कौन सी रवायत शुरू हो गई? जनता के मुद्दे और चुनाव में जो असली एजेंडे हैं उसको भूलकर मोदी को अपमानित करके क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस को लगता है कि सिर्फ मोदी को गाली देकर या मोदी को कोसकर वो चुनाव जीत जाएगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इन नेताओं की इस तरह की बयानबाजी के क्या मायने हैं? सवाल और भी बहुत सारे हैं, बल्कि तीखे सवाल हैं कि एक तरफ मोदी हर रोज 2-2, 3-3 रैलियां कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। सिर्फ मोदी ही नहीं, बल्कि पार्टी के सारे बड़े नेता दिन रात एक किया हुआ है उन्होंने। और दूसरी तरफ आप विपक्ष की तैयारी को देखिए, विपक्ष का एक्शन देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं तो ये यूं ही नहीं है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम आज बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं जिस पर कि आज आपको घुमाना है देश का मूड मीटर, जिसका देना है आपको जवाब, और आपके जवाब के जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो कौन से सवाल हैं, जरा झटपट में देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या हार के डर से कांग्रेसी नेता मोदी को गाली दे रहे हैं? और ऑप्शन है आपके पास, हां, कांग्रेसी नेता बौखलाए हुए हैं। ऑप्शन बी, नहीं, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई है। और ऑप्शन सी है, सभी दलों में अपशब्द बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ कांग्रेस में नहीं। सवाल नंबर 2 दिखाइए, मरेगा मोदी जैसे बयानों का चुनाव पर क्या असर होगा? मोदी और ताकतवर होंगे, ऑप्शन ए। कांग्रेस को और नुकसान होने वाला है, ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी, कांग्रेस को फायदा होगा। सवाल नंबर 3, कांग्रेस के नेता बार बार मोदी को अपशब्द क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है इसलिए बोलते हैं।
ऑप्शन बी, सत्ता के लिए सत्ता को अपना विशेषाधिकार मानते हैं। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि सत्ता में रहना उनका अधिकार रहा है, और अगर कोई दूसरी पार्टी के लोग या कोई दूसरा आदमी है तो ये तो गलत है। तो इसलिए बार बार ये फ्रस्ट्रेशन उनका इस रूप में निकलता है। और ऑप्शन सी है, इसमें किसी विकास की या किसी और भी जो राजनीतिक जो पॉलिसी है उसको लेकर के वो चुनौती नहीं दे सकते मोदी को, विकास के मुद्दे पे चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए वो इस तरह की गाली गलौज की भाषा पे उतर आते हैं। सवाल नंबर 4, विपक्ष की गाली, अकेला मोदी सब पर भारी क्या सही साबित कर रहा है? ऑप्शन है ए, हां मोदी के सामने सारे फीके हैं। ऑप्शन बी है नहीं, विपक्ष पूरी ताकत से लड़ रहा है। और ऑप्शन सी है कह नहीं सकते। सवाल नंबर 5, आखिरी सवाल दिखाइए, क्या इस बार भी गाली और धमकी कांग्रेस के लिए बड़ी भूल साबित होने वाली है? हां, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कांग्रेस गलतियों से नहीं सीखती। और ऑप्शन सी, इसका कोई असर नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इन सवालों के जवाब में? हमें फटाफट बताना शुरू करिए, मूड मीटर घुमाना शुरू करिए, और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास, जिनसे कि हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो इन सवालों के अलावा भी इससे इतर भी बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला हैं, प्रवक्ता बीजेपी, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, और दानिश कुरैशी प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। चंद्रमोहन शर्मा, तो क्या गाली और धमकी के अलावा कांग्रेस के पास अब कोई एजेंडा नहीं है? क्योंकि रैलियां तो हो नहीं रही, क्योंकि सभाएं तो हो नहीं रही, कांग्रेस के नेता कहीं प्रचार के लिए जा तो रहे नहीं है, बची खुची जो कसर है वो कवासी लकमा और इस तरह के नेता पूरा कर दे रहे हैं, खड़े होते हैं और गाली देकर चले जाते हैं। क्या कांग्रेस के पास बस अब यही एजेंडा रह गया? चंद्रमोहन शर्मा, आप म्यूट हैं, उसको आप अनम्यूट करिए जरा। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। रंजीत जी, जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा, उसे सही नहीं कहा जाएगा। और गलत को गलत कहना ही ठीक है, लेकिन आज प्रॉब्लम इस बात की है कि गलत को देखने वाले जब एक तरफ देखने लग जाए और सिक्के के दूसरे पहलू को ना देखें, तो जो गलत वो दिखाना चाहते हैं वो देश के लिए और भ्रमित करता है और देश के अंदर और विघटन की राजनीति पैदा करता है। आज ऐसा क्या कारण है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कहता है, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो या किसी और दल का हो, भाजपा उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? आप भी तो नहीं करते 8 बजे आकर आप, रंजीत जी ऐसे नहीं, अभी मेरा बात पूरी नहीं हुई है। 8 बजे आके आप नोटबंदी कर सकते हैं, 8 बजे आके तुर्कमनी फरमान निकाल सकते हैं। 10 साल में अभी तक आपने उन बयानवीरों पे ऊपर कमर ही नहीं कसी, क्योंकि जब आपको अपनी सहूलियत के ऊपर राजनीति करनी होती है, उस समय कुछ तंत्र जो है भाजपा का वो भी बयानवीर बन जाता है, उसमें कुछ मीडिया के लोग हैं और कुछ भाजपा के लोग हैं जो एक छाती ठोककर और छाई बन के आ जाते हैं। मैं तो भी प्रेम शुक्ला जी से कहता हूं कि आज इसके ऊपर निर्णय करवाने हैं देश के प्रधानमंत्री से कि किसी भी पार्टी के नेता ने अगर किसी भी नेता के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करा तो उसके ऊपर सजा होगी। एक नया बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। जरा इन्हीं सुझावों के आलोक में जरा कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। 1 मिनट रुक जाइए चंद्रमोहन शर्मा, बहुत इतनी अच्छी आपने बात कह दी, अब इसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है सर। 1 मिनट रुक जाइए। मार्च 2023 सुखजिंदर रंधावा कहते हैं कि अडानी अंबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म करो। फरवरी 2023 को मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कांग्रेस नेता नारा लगाते हैं। 20 जून 2022 को सुबोधकांत सहाय कहते हैं हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की चाल की मौत मरेगा। 13 जुलाई 2022 को शेख हुसैन विधायक हैं, कहते हैं कि जैसे गीदड़ की मौत होती है वैसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। अजय राय 4 फरवरी 2022 को कहते हैं 7 मार्च को चुनाव के दिन मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। 4 फरवरी 2022 नाना पटोले कहते हैं मोदी को मार सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। भाई इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? क्या अब कांग्रेस के नेता नहीं रहे? कौन सी कार्रवाई हुई है बताइए ना। अब मैं दे रहा हूं जवाब इसमें। रंजीत जी, प्रॉब्लम पता क्या है, मैं देश की खुशकिस्मती कहूं या दुर्भाग्य कहूं कि जिस बात को मैंने बेबाकी से एक नेता विपक्ष का होते हुए कहा, आप जैसा पत्रकार वापस कहा गया विपक्ष की बातें लेकर। अरे सत्ता पक्ष का बयान आपको याद नहीं है? एक राष्ट्रपति को रेनकोट का कह देना। आपने खुद कहा ना, आपने खुद कहा कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, आपने तो कार्रवाई की नहीं। और उसके बाद उसके लिए विधवा कह देना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना,
ये सब भाई मेरा कहना यह है कि ठीक है, आप आज जिस सवाल पे चर्चा हो रही है, नहीं आपका प्रश्न खड़ा हो रहा है। मैंने दो बात करी थी, मैंने संतुलन बात करी थी देश के लिए। हाँ। लेकिन आपने जो बात करी वो एक पक्ष को कुछ करने के लिए करी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अब सवाल आपसे कर रहा हूं तो अभी तो आप ही के पक्ष की बात होगी ना। जब आप एक तरफ बात करोगे तो फिर सवाल आपसे कर रहा हूं, अभी तो आप ही के पक्ष की बात होगी ना, कि उनके पक्ष की बात भी आप ही से पूछ लूं मैं। तो आपको वो बयान याद नहीं आता? भाई ये ज्ञान की बातें सिर्फ बीजेपी पे लागू होगी क्या, कि आप अपने पे लागू नहीं करेंगे? भाई और तो और ये बोटी वाले इमरान मसूद को भी आपने टिकट दे दिया फिर से। भाजपा नेता का गिनवा देते, बोटी वाले इमरान मसूद को फिर से टिकट दे दिया भाई साहब आपने। मैं मान जाता अगर आप एक बयान भाजपा नेता का गिनवा देते, लेकिन आपने नहीं गिनवाया। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि गालियां आप दें और हम बीजेपी नेताओं की लिस्ट निकाल कर बैठ जाएं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 सालों में बीजेपी के किसी नेता ने किसी भी विपक्ष के नेताओं के प्रति कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? भाई मैंने तो पूरी लिस्ट बता दी, अभी लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, और भी लिस्ट लंबी हो सकती है। मैंने कुछ लोगों की, सिर्फ कुछ लोगों के सिलेक्टिवली मैंने आपके पार्टी के कुछ नेताओं के हमने बयान सुनवाए, बाकी ऐसे तो पूरी लिस्ट है, सोनिया गांधी से लेकर खड़गे तक, मौत के सौदागर से लेकर और पता नहीं क्या क्या है, गंदी नाली और पता नहीं क्या क्या है, तो वो भी लिस्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई आपने इन सब के खिलाफ, इनमें से किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो तो बताइए, कोई एक कार्रवाई हुई हो कभी किसी के खिलाफ तो बताइए, कोई बयान भी दिया हो किसी बड़े नेता ने कि नहीं गलत बयान हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, किसी ने अफसोस भी जताया हो तो बताइए कि हाँ अफसोस जताया हमने। क्या साहब आप मतलब ऐसे खड़े खड़े सबको बेवकूफ थोड़ी बना देंगे आप? मैंने कोई बेवकूफ नहीं बना जी, दुनिया सुन रही है इस बात को, आपके चैनल पे प्रतिष्ठित चैनल है, और आज इस बात का वाद विवाद चला गया कि कांग्रेस के नेता ने अगर पक्ष और पक्ष में नहीं सर, ये नहीं चलेगा चंद्रमोहन शर्मा, ये नहीं चलेगा कि गालियां आप दें और पॉलिसी भी आप बनाएं और आप उसको माने भी नहीं। आप ये तो सुझाव देना बहुत आसान है ना। लोग क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं, लोगों की राय। आप सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे, लेकिन लोग बहुत सीधे सीधे जवाब देते हैं, बहुत सीधा सीधा बोलते हैं। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। क्या हार के डर से कांग्रेसी नेता मोदी को गाली दे रहे हैं? 88.6% लोग मानते हैं कि हां कांग्रेसी नेता बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है, ऐसा मानने वाले लोग 8.5% हैं, और सभी दलों में अपशब्द बोलने वाले लोग हैं, ऐसा मानने वाले करीब 3% हैं। तो यह है लोगों की राय इस सवाल पर कि कांग्रेसी नेता आज की तारीख में मोदी के खिलाफ ये गाली गलौज वाली भाषा या धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये लोगों का जवाब है। प्रेम शुक्ला भाई, एक तरफ यह दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 2 से 3 रैलियां तो जरूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह दिखता है कि विपक्ष का कोई भी नेता, मतलब छोटे स्टेट्स तो छोड़िए, बड़े स्टेट्स में भी नहीं दिख रहा, एक रैली नहीं हो रही, एक सभा नहीं हो रही। लेकिन इनको लगता है कि मोदी 400 पार का जो नारा है वो फेल हो जाएगा, और ये जो जीत अगर हुई भी तो ये जीत जो है वो ईवीएम करा देगा। भाई आप कोई आदमी कहीं कोई काम करता दिख नहीं रहा विपक्ष की तरफ से, लेकिन इनको लगता है कि फिर भी इनको जीत जो है वो तोहफे में मिल जानी चाहिए। देखिए रंजीत जी, जिस तरह से विपक्ष मुद्दा विहीन है, हताश है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह से पराकाष्ठा पर है, आदरणीय मोदी जी न केवल भारत में बल्कि आप तो जानते हैं मॉर्गन कंसल्ट जैसी ग्लोबल सर्वे एजेंसी विश्व के सारे नेताओं में लोकप्रियता के शिखर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वर्षों से शिखर पर पा रही है। अकेले सिर्फ भारत की बात नहीं है, और अकेले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। भारत के चुनावी इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी 1952 से 57 के बीच में उनकी लोकप्रियता का पैमाना जो है नीचे की तरफ आया था। 57 में वो जो है केरल का चुनाव हार गए थे। नहीं तो दुनिया कामयाबी देख रही है और विपक्ष मोदी को गालियां दे रहा है। आज 12 राज्यों में सरकार है। हाँ। नहीं भाई रंजीत जी, उसी पर वही मैं बता रहा हूं कि लगातार गालियां देने का ये इनकी हताशा का परिणाम है। इनकी जो राजनीतिक कुंठा है वो इस तरह प्रकट हो रही है बारंबार। आदरणीय मोदी जी लगातार भारत को विकसित बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में स्वयं को झोंके पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लिए पड़ा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 पार पहुंचाने के लिए
दिन रात परिश्रम कर रहा है। दूसरी तरफ आप स्वयं बता रहे हैं कि बताइए कहीं पर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने के अलावा वो बोटी बोटी काट देंगे, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा और हम मार डालेंगे, इस तरह के बयान बारंबार देकर ये क्या हासिल करना चाहते हैं और तर्क क्या देते हैं, कैसे कैसे शब्दों को लेकर आते हैं। अब मैं बहुत सारी बहसों बैठता हूं तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने ममता जी को दीदी क्यों कह दिया। दीदी साहब किस शब्दकोश में गाली है मुझे नहीं पता है। गर्लफ्रेंड किस शब्दकोश में गाली है आप जरा पता लगा कि मुझे बताइएगा रंजीत जी। आप तो संपादक के विद्वान है, मैं तो सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं नहीं जानता गर्लफ्रेंड किस शब्दकोश में गाली है, विधवा किस शब्दकोश में गाली है, दीदी किस शब्दकोश में गाली है। लेकिन मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, बोटी बोटी काट दूंगा, ये न केवल गाली नहीं है बल्कि धमकी है एक व्यक्ति को प्राण से मार देने की। और एक नेता बात नहीं कर रहा है, बारंबार बात की जाती है। हमारे यहाँ तो दिलीप घोष जी बंगाल के बड़े नेता हैं, एक उनका कमेंट आया, उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नोटिस थमा दिया हाथ में। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत इनकी जो है प्रवक्ता है, उन्होंने कंगना रनौत के बारे में इतनी ओछी बात की, उस पर कभी किसी प्रकार की आपने देखा कहीं से कोई नोटिस थमाई हो? कैसे थमाएंगे? सोनिया गांधी कौन निकालेगा भाई? राहुल गांधी जी अभद्र बातें करते हैं कौन निकालेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे अभद्र बातें करते कौन निकालेगा? जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो और गालियां बक रहे हो सारे लोग, लगातार मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हो, इसकी इतनी राजनीतिक निकृष्टता करण वर्मा, उनसे क्या अपेक्षा कर सकते? करण वर्मा, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो कड़ी मेहनत है, पसीना बहाना जिसको बोलते हैं कि भाई चुनाव में पूरी ताकत झोंक देना, तो लगता है कि इसका विकल्प उन्होंने सस्ता विकल्प ढूंढ लिया है कि गाली दो, चर्चा में आ जाओ और ये आपका चुनाव प्रचार हो जाएगा? करण वर्मा, देखिए रंजीत जी, विनाशकारी विपरीत बुद्धि कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने देख लिया है कई बार, पर सीखती ही नहीं। जब जब कांग्रेस ने गाली दी है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री इलेक्टोरली और गेन करके उठे। वैसे तो प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वही से जनता का उन्होंने दिल जीत रखा है, पर गाली गलौज वाली राजनीति जनता को कतई पसंद नहीं है। हमारे मित्र चंद्रमोहन जी बैठे हैं, ये बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। इन्होंने आज एक तरह से अपने कांग्रेस के साथियों का साथ नहीं दिया। अब ये इनकी विवशता है, मैं तो इनसे कहूंगा एक कदम आगे बढ़ के ये साफ साफ बोले कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो बोल सकते हैं रंजीत जी आज आपसे कि ये हमारे जो नेता, हम एक पहल करते हैं? मैं कहूंगा आला कमाल से कि सबसे पहले हमारे नेताओं पे जिन्होंने ये गंदे शब्द किए, जो कि अगर मैं सच बात बोलूं तो कानूनन भी कार्रवाई हो सकती है इनके ऊपर। जो ये शब्दावली है इसमें हिंसा है, ये तो मोदी जी का उदारवाद व्यवहार है जो इनपे कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या चंद्रमोहन जी में आज इतनी हिम्मत है? सभ्य व्यक्ति तो वो है, क्या वो आज इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं आपसे कहने की इस चैनल के माध्यम से कि मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें या तो बर्खास्त किया जाए पार्टी से, या जो भी है नाना पटोले जैसे लोग, शेख हुसैन जैसे लोग जिन्होंने हिंसा की बात करी प्रधानमंत्री के बारे में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं पूछूंगा आज चंद्रमोहन जी से, क्या उनमें इतनी हिम्मत है? और ये ना कहें बीजेपी चंद्रमोहन जी इस बारे में बात करें, क्या ऐसा कहेंगे आप? और अगर आप कह भी देंगे तो क्या कांग्रेस ऐसा करेगी? क्योंकि भाई उसमें, उस लिस्ट में सिर्फ ये छोटे नेता नहीं हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अधीर रंजन चौधरी से लेकर तमाम लोग हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। तो देखिए रंजीत जी, आप एक पत्रकार हैं और आप मीडिया के अंदर हैं और आप बड़े काबिल हैं, लेकिन अगर आपकी काबिलियत ये हो कि अगर आप जो बयान कह रहे हैं उसके अंदर से कुछ बयान भाजपा के भी निकाल दीजिए, मैं फौरन कहने को तैयार हूं जो मेरे मित्र वर्मा जी कह रहे हैं। लेकिन उस पर पार्टी पे मैं ये भी चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अपने कहे हुए बयानों के, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अपने कहे हुए बयानों के ऊपर भी माफी मांगे और उस पर भी कार्रवाई करें। अभी मेरे मित्र प्रेम शुक्ला जी विद्वान है और वो क्या कह रहे हैं कि विधवा कोई विधवा थोड़ा होती है और कहना ये नहीं होता। और दीदी और एक मिनट चंद्रमोहन जी, आज अगर आज आपके लोगों ने अगर गालियां दी है तो आज उसी की बात होगी। आज आप माफी मांगिए, अगली बार बीजेपी से भी माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। एक परिपाटी तो शुरू करिए सर, एक परिपाटी, अच्छी परिपाटी की शुरुआत तो करिए। साक्षात होने दीजिए। देखिए अब वैसे क्या है, प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं? हाँ। तो प्रेम शुक्ला जी मर जाना कैसे गाली हो सकती है फिर, या मौत आ जाना? मौत तो सबको आनी है, सबको भी आनी है। एक मिनट रंजीत जी, एक मिनट, मेरा सारांश पूरा होने दीजिए। हाँ। मेरा सारांश पूरा होने दीजिए। मेरा सारांश पूरा होने दीजिए।
जहरीला सांप और पगला, जहरीला सांप और पगला, ये अच्छे शब्द हैं क्या? अच्छे शब्द हैं क्या ये चंद्रमोहन जी? ये मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। मानसिकता मत है, क्योंकि आप अपने फायदे के लिए मोल्ड करना चाहते हैं बात को, और आपके पास आज मुद्दे नहीं है, तो आप मुद्दे कौन से ढूंढते हैं? जो ऐसा व्यक्ति कोई बात कह दे जिसको दुनिया जानती नहीं। भाई मुद्दा अगर आपके पास इतने मुद्दे हैं, तो यही तो पूछ रहा हूं मैं चंद्रमोहन जी, यही तो पूछ रहा हूं कि कहां है राहुल गांधी, कहां है राहुल गांधी? हम तो रोज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैलियां, गृह मंत्री की रैलियां, बीजेपी अध्यक्ष की रैलियां अरुणाचल से लेकर और कन्याकुमारी तक रोज हो रही हैं। सारे लोग दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वायनाड के बाद कहां गए भाई? 2 उनकी छोटी रैलियां हुई है अभी, और वो भी 2 जगह, 7 दिन में 2 जगह राहुल गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी रोज 3 जगह जा रहे हैं, 3 जगह लोगों से बात कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। तो भाई आपके पास मुद्दे हैं तो जाइए ना जनता के बीच में। ये गाली गलौज करके क्या हासिल हो जाएगा? नहीं, रंजीत जी इनके महाराष्ट्र के चीफ है नाना पटोले। हाँ, नाना पटोले ने कहा मोदी को मार सकता हूं, इस पे क्या कहना और गाली भी दे सकता हूं, मार सकता हूं, गाली दे सकता हूं। हाँ। ये शब्द कब बोले प्रधानमंत्री ने इस तरह के शब्द? और आपका कोई छुटभैया नेता नहीं है, महाराष्ट्र कांग्रेस का चीफ है नाना पटोले, जिसने ये बात तक कही। इस पे आप क्या कहेंगे? करण जी, देश का रोल मॉडल कौन है आपकी नजर में? नहीं, चंद्रमोहन जी ने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि भाई आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ना कोई काम है और ना एजेंडा है, इसलिए आप इस तरह, आपके नेता इस तरह की उलझुल जुलूल बातें कर रहे हैं। रोल मॉडल कौन है? मुझे अभी आपका जवाब दे रहा हूं, आपके पास जवाब आने वाला है। मैं आपका जवाब लूंगा, क्योंकि आप सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं, इसलिए मुझे अब लोगों का जवाब ले लेता हूं जरा सा। 1 मिनट। मरेगा मोदी जैसे बयानों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? हमने सवाल किया था, और लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि मोदी और ताकतवर होंगे, ऐसा मानने वाले लोग 77% हैं। 21 यानी कि करीब 21 नहीं बल्कि 21.9 यानी कि 22% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होने वाला है इस तरह के बयानों से, और कांग्रेस को फायदा हो सकता है ऐसे बयानों से, ऐसा मानने वाले लोग 0.8% हैं। जरा तीसरा सवाल भी ले लीजिए। कांग्रेस के नेता बार बार मोदी के खिलाफ अपशब्द क्यों बोलते हैं? ये हमने सवाल किया था, और आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है, ऐसा 73%, 74% लोग मानते हैं। सत्ता को विशेषाधिकार मानते हैं कांग्रेस के नेता, उन्हें लगता है कि सत्ता में रहने का हक सिर्फ उन्हीं का है, और अगर कोई दूसरा है तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो गाली के रूप में बाहर आती है। ऐसा मानने वाले लोग करीब 12.5% हैं, और 13.5% लोग ये मानते हैं कि नीतियों पर चुनौती नहीं दे सकते हैं मोदी को, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो ये है लोगों की राय। चंद्रमोहन शर्मा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा दानिश जी के पास चलता हूं। दानिश जी, दानिश कुरैशी भाई, क्या विपक्ष के पास आज की तारीख में कोई एजेंडा, कोई मुद्दा नहीं बच गया जिस पर कि वो मोदी को चुनौती दे सके चुनाव में, इसलिए इस तरह की ओछी भाषा, गाली गलौज और धमकी का सहारा लिया जा रहा है? जहां तक सवाल है, पिछले साल बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि आपको हर एक सीट पर, पूरी 550 सीट जो है उस पर हर एक व्यक्ति को नीति के साथ में मैदान में उतारना पड़ेगा। अगर आप चेहरे के सामने चेहरा मुकाबला करने जाएंगे तो फिर आप उनकी राजनीति के मुकाबले में नहीं आएंगे। दूसरे नंबर की बात कि देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात करने के बजाय कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उनके उस ट्रैप में हमेशा फंसता है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्हें याद दिलाया है। देखिए चीन के मुद्दे पर इतना बड़ा मुद्दा है, मैं कहता हूँ राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आराम से घेरा जा सकता है, और घेरा नहीं जा सकता, लोगों के जो जज्बात हैं वो सामने लाए जा सकते हैं, लेकिन आप देखिए वो उस पर बात ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी राजनीति जो कर रहे हैं ये आपके सामने रह गई बात कि जिस तरीके की ओछी राजनीति की बात है, मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के हो कोई भी हो, लेकिन बिल्कुल साफ बात यह भी है कि अगर जिसने कांग्रेस की तरफ से जिस नेता ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद एक नेता जो है उसने किसी एक व्यक्ति विशेष को या एक नेता को, जो शायद मोदी जी वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन अगर इन्हीं तरह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाए तो अलग अलग तरह पर समाज के विरुद्ध में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं वहां से चंद मिनटों की दूरी पर, आपको याद हो तो मुसलमानों के यहाँ से ठेले में से कुछ नहीं खरीदना कहने वाले मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं,
क्या प्रधानमंत्री जी उनको अकेले में भी उनसे ये नहीं कहा होगा कि आप किस तरीके की बात करते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं आया। तो ये सारी चीजें आपके सामने, ये बात हालांकि ये बात ओवैसी जी को भी अपने भाई से करनी चाहिए, बिल्कुल कहनी चाहिए, बिल्कुल उन्होंने कहा है। ये बात ओवैसी जी को भी अपने भाई से करनी चाहिए कि भाई एक खुलेआम मंच पे खड़े होकर के ऐसे 80 और 15 वाली बात मत किया करो यार, पुलिस को चुनौती मत दिया करो, इससे अच्छी बात थोड़ी है। वो आपकी बात नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मुझे अच्छा तब लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन आप जब बोल रहे हैं तो वाकई में वही बात आ रही है। आप बोल रहे हैं तो मुझे छोटी सी बात, इतनी अच्छी बात आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी बातें सब जगह होनी चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया। बिल्कुल होनी चाहिए, एक छोटी सी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर बोल रहे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ रंजीत जी? हाँ, करण वर्मा बताइए। हाँ, नहीं, दानिश साहब बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि भाई मुद्दों पे बात होनी चाहिए, पर इनके जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, पिछले कुछ दिनों में जरा जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, वो एक तो मुख्तार अंसारी के घर जाकर के अपना शोक प्रकट करते हैं, मुख्तार अंसारी उठाते हैं, और एक गाजा और फिलिस्तीन उठाते हैं। तो ये तो उनके मुद्दे हैं जो वो उठा रहे हैं। वो देश के कितने मुद्दे उठा रहे हैं उनकी ट्विटर लाइन ही देख लीजिएगा आप। पिछले 4 दिन में, आज का दिन छोड़कर पिछले 4 दिन में सिर्फ ये मुद्दे उठाए हुए उन्होंने। या तो एक गैंगस्टर के साथ खड़ा होना, मुख्तार अंसारी के साथ, जो कि कन्विक्टेड था 8 क्राइम्स में, या फिर गाजा फिलिस्तीन को लेकर के हिंदू मुस्लिम की टाइप की बात करना। तो आप भी भैया बताइए, आप कौन से मुद्दे? दानिश कुरैशी, हाँ, बहुत मौजूद सवाल है। हाँ जी, मैं जवाब दूं। देखिए, सबसे पहली बात आप एक बात समझिए कि किसी के घर पे जाने पर क्या पाबंदी लगी? अगर पाबंदी लगी होती तो कोई नहीं चाहता था। रह गई बात कि अगर आरोप की बात है तो आरोप के तो हमने यहाँ ये देखे कि जिनके ऊपर बम ब्लास्ट के आरोप हैं, जो एनआईए पे ये वो लगा कर छूट रहे हैं कि भाई हमारी तबीयत खराब है, और निकल के बाहर वो कह रहे हैं कि चाकू नहीं, किसी के घर जाने पर पाबंदी नहीं है दानिश कुरैशी, लेकिन एक घोषित हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर के घर जाने पर क्या मैसेज, कोई राजनेता क्या मैसेज देता है? क्या ये फिर से समझाने की बात होगी क्या कि आप अगर किसी गैंगस्टर के घर जाते हैं उसके और तो क्या मैसेज जाता है लोगों के बीच में? ये क्या कोई इसको समझने के लिए कोई पॉलिटिकल साइंस का पंडित होना पड़ेगा क्या किसी को? बिल्कुल साफ तौर पे मैसेज ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई एनआईए से आपने तबीयत का बहाना ये भाई मैसेज ही बता रहा हूं मैं कि भाई ये साफ साफ पता लगता है इससे कि आपकी हमदर्दी गैंगस्टर के साथ है, माफिया के साथ है, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। आप बिल्डअप करेंगे तो कैसे चलेगा? अब शुक्ला जी के बदले आप ही बोल रहे हैं सारी चीजें। भाई मैं शुक्ला जी के पास जाऊंगा, आप बार बार शुक्ला जी का ध्यान रख रहे हैं, ऐसा इतना शुक्ला जी इतना ये बहुत कम होता है ऐसा कि विपक्ष के लोग जो है सत्ता पक्ष के लोगों को इस तरीके से याद करें कि भाई उनको कम मौका मिल रहा है, उनको बोलना चाहिए। इसी बात पे शुक्ला जी भी अपनी बात कर ही देंगे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। जी शुक्ला जी बोलिए। जी रंजीत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और हिमायूं का अंतर आप समझिए। भारतीय जनता, हाँ नहीं, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए और जरा सोचिए कि आप कैसे जो है कुतर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी इसी चैनल पर करने पर नूपुर शर्मा जी को तो पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। अब सुन लीजिए, नूपुर शर्मा जी को सस्पेंड कर दिया, मेरी कलीग थी वो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन भाग्य लक्ष्मी को गालियां देने पर, हिंदुओं को 15 मिनट निपटा देने पर, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करने की हिम्मत कर दीजिए। सिर्फ भाग्य लक्ष्मी जो हम लोग की आराध्य है, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बात करने पर टिप्पणी हो गई, मुकदमा हो गया, कार्रवाई हो गई। लेकिन भाग्य लक्ष्मी हमारी आराध्य है, उनके खिलाफ टिप्पणी करने का कुत्सित कुकर्म आपके असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। दूसरा, अभी आप साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा भी अभियुक्त है, कन्विक्ट नहीं हुई है, फिर भी उनको एनआईए जो है कोर्ट उनको अलाउ भी नहीं करे बीमारी पर। लेकिन मुख्तार अंसारी जो सजा याफ्ता अपराधी है, जिसके अपराध प्रूव हो गए हैं, 8 मामलों में कन्विक्ट है, उसके यहां आपके असदुद्दीन ओवैसी जाए, सांप्रदायिकता का विकृत प्रदर्शन करे, लेकिन आपके लिए आदर्श है। तो आप किस तरह से विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं, ये तो स्वयं सिद्ध कर दे रहे हैं रंजित कुमार जी के शो पर ही कि असदुद्दीन ओवैसी जो स्वयं कुतुब शाही मस्जिद का सौदा कर लेते हैं, कुतुब शाही मस्जिद हैदराबाद की बेचकर सौदा कर लेते हैं, और सड़ी हुई बाबरी के लिए रोज जो है हुंकार भरते हैं। तो जो आदमी मस्जिद बेच के खा जाए, कुतुब शाही मस्जिद बेच के खा जाए, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो जरा एक शब्द बोल के दिखाइए, कुतुब शाही मस्जिद बेच के खा गए,
ये फैक्ट है सबके सामने। और तेलंगाना की विधानसभा के जो है बनने में वहां की मस्जिद साफ करा दी। अरे काहे चिल्लाने लगे भाई, मैंने असदुद्दीन ओवैसी के बापों की सिर्फ 2 सूची पढ़ दी, तो आप इतना जल्दी भाषा को लेकर सारा झगड़ा भाषा को लेकर ही तो है। जरा हम जरा कुछ और सवालों के जवाब ले लें इस बीच में, जरा ये जरूरी है कि लोगों की राय भी इसमें शामिल होती रहे। जरा चौथा सवाल का जवाब बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं। विपक्ष की गाली अकेला मोदी सब पर भारी को सही साबित कर रहा है क्या? करीब 98% लोग मानते हैं कि हाँ मोदी के सामने सारे फीके हैं, और 1.2% लोग कह रहे हैं कि नहीं विपक्ष पूरी ताकत से लड़ रहा है। ये जरा देखिए कि विपक्ष की ताकत या विपक्ष की मेहनत, दोनों को क्रेडिट देने वाले लोगों की संख्या कितनी कम है, इसी से अंदाजा लगाइए। क्या इस बार भी गाली और धमकी कांग्रेस के लिए बड़ी भूल साबित होने वाली है? हाँ, बड़ी कीमत चुकानी होगी, ऐसा मानने वाले लोग करीब 83% हैं, और कांग्रेस गलतियों से सबक नहीं सीखती ऐसा कहने वाले लोग 15% हैं। सिर्फ 1.5% लोग कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। चंद्रमोहन जी, सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से भी सबक नहीं सीखती क्या? 2007 से 2022 तक ऐसे 5 मौके आए हैं जब आपने मोदी को गालियां दी और हर बार मुंह की खाई है। कब सीखेंगे साहब? देखिए, आप चिंता भी करते हैं कांग्रेस की, करनी पड़ती है, विपक्ष है भाई सबसे। और आप चाटू आप बड़े आराम से मीठी चाटू का भाजपा के प्रति कर देते हैं। पूरी डिबेट खत्म होने आ गई। रंजीत जी ने मेरी वाली बात है। रंजीत जी ने एक प्रश्न नहीं पूछा कि संसद के अंदर एक चुना हुआ सांसद एक चुने हुए सांसद को, भाई मैंने जो कहा अगर वो फैक्चुअली गलत है, अगर वो बात अगर सही नहीं हो, मैंने कोई गलत बात कही हो तो आप मुझे बता दें, वरना आप आरोप लगा के मुझ पर आरोप लगा के क्या हासिल कर लेंगे? आपने प्रश्न नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि एक चुना हुआ सांसद सरेआम महिलाओं के साथ अभद्रता करता रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपका प्यार ही कांग्रेस के प्रति इतना है। अब आप अगली बार से आइएगा तो सवाल भी लेकर आइएगा मेरे लिए कि रंजीत जी आज आप मुझसे ये सवाल पूछिएगा, मैं सिर्फ इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। मैंने अपनी पहली डिबेट में कहा था कि जब आप बात करोगे तो विवाद सहना पड़ेगा, जब आप प्रश्न करोगे तो उसका हल मिलेगा। आप वाद पे विवाद पैदा करते हो क्योंकि आपका पूरा तीक्ष्ण हमला कांग्रेस के प्रति रहता है, जबकि आपने एक शब्द नहीं इस्तेमाल करा। ये भी आपकी चाल तो नहीं है रंजीत जी? मुस्लिम समाज के प्रति केवल अब आप में से 2 प्रवक्ता बोलेंगे कि देखो कांग्रेस का आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चंद्रमोहन जी कह सकते हैं कि साजिश की। आप कहिए कि देश के अंदर 145 करोड़ जनमानस में मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। आप बोलिए रंजीत जी, बोले। मैं कह रहा हूं कि अब आप ये कहिए कि अब अगली बार से आप ये भी कहिएगा कि आपकी पार्टी के नेता तो प्रचार कर नहीं रहे हैं, तो रंजीत जी आप ही हमारा मैनिफेस्टो और हमारा प्रचार आप ही कर दिया करो अपने प्रोग्राम में। ये भी काम हमसे ही करवा लो। सवाल तो आप लेके आओगे ही, आप प्रचार भी ना करो, आप रैलियां भी ना करो, आप लोगों के पास जाओ भी ना, एजेंडा भी ना बताओ, और सारा आरोप हम पर मढ़ दो कि भाई हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि ये एंकर्स जो हैं वो हमारे साथ नहीं है। ये जो मणिपुर पे चर्चा नहीं करते, इस तरह की बातों से कोई समस्या हल नहीं होने वाली कांग्रेस की। आपको ये बात समझना होगा चंद्रमोहन जी। समय कम है। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मूड मीटर में अब वक्त है आज के 4 लकी वोटर का नाम बताने का, और आज जिन लोगों ने इनाम जीता है देश का मूड मीटर में, जरा एक बार नाम दिखाइए उनका। नवनीत कुमार हैं उत्तर प्रदेश के, और सुनीता मिश्रा उत्तर प्रदेश की हैं। इन्होंने इनके जो मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है वो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाकी के 2 नाम और भी जल्दी से दिखा दीजिए। और आज के जो बाकी के 2 विजेता हैं उनका नाम है रमेश वर्मा, छत्तीसगढ़ के हैं, और ममता सिंह मध्य प्रदेश की हैं। 9171 और 9924 इनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर है। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा किसी और बड़े मुद्दे के साथ।